आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आजकल पेरेंटिंग एक रेस जैसी बन गई है ना। हाँ बिल्कुल। बेस्ट खिलौने, बेस्ट क्लासेस, बेस्ट स्पोर्ट्स, हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सबसे आगे रहे। लेकिन इस शोर में क्या हम ये भूल रहे हैं कि बच्चों के लिए वाकई बेस्ट क्या है? इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी आईएपी की पेरेंट्स के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा मिशन है इस डॉक्यूमेंट से वो जरूरी बातें निकालना जो हमें इस रेस से बाहर निकालकर सही रास्ता दिखा सकें। तो चलिए इस शोर से सच को अलग करने की कोशिश करते हैं। और आज की चर्चा का मकसद बिल्कुल यही है, इन गाइडलाइंस को एक मैप की तरह इस्तेमाल करके ये समझना कि बच्चों के विकास के लिए खेल असल में है क्या। हम खिलौनों से शुरू करके स्पोर्ट्स के दबाव और यहाँ तक कि जिम और प्रोटीन सप्लीमेंट्स जैसे मॉडर्न सवालों तक पहुँचेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम हर पहलू पर रोशनी डालें ताकि फैसले लेना आसान हो। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे आम सवाल जो हर पेरेंट गूगल करता है, 2 साल के बच्चे के लिए खिलौने या 5 साल के बच्चे के लिए खिलौने। लेकिन आईएपी की गाइडलाइंस इस सोच को ही चैलेंज करती है ना। एग्जैक्टली। और यही सबसे बड़ा आहा मोमेंट है इन गाइडलाइंस का। आईएपी कहता है कि उम्र से ज्यादा बच्चे का विकासात्मक स्तर मतलब डेवलपमेंट लेवल मायने रखता है। अच्छा। हो सकता है 2 बच्चे एक ही उम्र के हों, लेकिन एक अभी चीजों को पकड़ना सीख रहा है और दूसरा चलने लगा है। दोनों के लिए एक ही खिलौना सही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स जो 2 साल के बच्चे के लिए खिलौने गूगल करते हैं वो असल में गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा अभी कौन सा स्किल सीख रहा है। बिल्कुल, इसी सोच के साथ आईएपी खिलौनों को कुछ कैटेगरी में बांटता है। सबसे पहले आते हैं सेंसरी टॉयज। सेंसरी टॉयज। हाँ, ये 2 महीने की उम्र से शुरू हो सकते हैं। ये बहुत सिंपल होते हैं, झुनझुने, रंग बिरंगी बबल्स या अलग-अलग टेक्सचर वाली गेंदें। इनका काम बच्चे की इंद्रियों, देखने, सुनने, छूने को जगाना है। जब बच्चा झुनझुना हिलाता है और आवाज आती है, तो वो दुनिया का सबसे पहला नियम सीखता है, कारण और प्रभाव। और ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे जिन्हें ऑटिज्म या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, क्योंकि ये उन्हें शांत करने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में मदद करता है। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। ये एक्टिविटीज उनके लिए थेरेपी के तरह काम कर सकती हैं। फिर जब बच्चा 1 साल का हो जाता है और चीजों को जोड़ने लगता है, तब आते हैं कॉम्बिनेटोरियल टॉयज। कॉम्बिनेटोरियल मतलब जिन्हें जोड़कर कुछ बनाया जा सके। हाँ, जैसे कि ब्लॉक्स, स्टैकिंग रिंग्स या आसान पजल्स। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की नींव रखते हैं। और फिर आती है वो स्टेज जब बच्चे अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं। मेरी भतीजी अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनकर इंजेक्शन लगाती है। 2 है प्रिटेंड प्ले का दौर, जो करीब 1.5 साल की उम्र से शुरू होता है। अच्छा। डॉक्टर सेट, किचन सेट या सिर्फ एक दुपट्टा जिसे वो साड़ी या सुपर हीरो का केप कुछ भी बना सकती है। ये सिर्फ मजा नहीं है, ये बच्चे को सहानुभूति, सामाजिक भूमिकाएं और कल्पना करना सिखाता है। और हाँ, किताबों को नहीं भूलना चाहिए। 1 साल से ही पिक्चर बुक्स या बोर्ड बुक्स, जितनी ज्यादा तस्वीरें उतना बेहतर। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 6-7 साल के, तब क्या? तब तो ये सिंपल ब्लॉक्स काम नहीं आते होंगे। नहीं, तब आते हैं नियम वाले खेल, बोर्ड गेम्स और कार्ड गेम्स जैसे लूडो, सांप सीढ़ी या ऊनो। अच्छा। ये गेम सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये बच्चे को नियम मानना, अपनी बारी का इंतजार करना और ग्रेसफुली हारना सिखाते हैं, जो शायद किसी के लिए भी सीखना सबसे मुश्किल सबकों में से एक है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल है जो खेल खेल में सीखी जाती है। और सबसे अच्छी बात जो गाइडलाइन कहती है वो ये है कि आपको महंगे खिलौने खरीदने की जरूरत नहीं है। एक खाली बोतल, कुछ चम्मच या गत्ते का डब्बा भी खिलौना हो सकता है। हाँ, ये तो है। जरूरी है कि बच्चा चीजों को खुद छुए और इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं, सिर्फ देखकर नहीं। ये तो बहुत राहत की बात है। लेकिन जब बच्चे खेलते हैं तो सुरक्षा का सवाल भी आता है। गाइडलाइंस खिलौनों से जुड़े खतरों के बारे में क्या कहती हैं? ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। 3 साल से छोटे बच्चों के लिए खिलौने का कोई भी हिस्सा इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि वो उसे निगल सकें। ये सबसे बड़ा खतरा है। चोकिंग हैजर्ड। हाँ। दूसरा, नुकीले किनारों वाले खिलौनों से बचना चाहिए। और खिलौने किस मटेरियल के बने हैं, क्या ये भी मायने रखता है? आजकल बाजार में बहुत सस्ते प्लास्टिक के खिलौने मिलते हैं। बहुत ज्यादा मायने रखता है। गाइडलाइन खास तौर पर पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से सावधान करती है। पीवीसी, ओके।
अगर बच्चा ऐसे खिलौने मुंह में डालता है तो लेड और कैडमियम जैसे जहरीले तत्व शरीर में जा सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक हैं। बाप रे। बेहतर है कि अच्छी क्वालिटी के नॉन टॉक्सिक खिलौने चुनें और जब बच्चे बाहर पार्क में खेल रहे हों तो कम से कम 6 साल की उम्र तक किसी बड़े की निगरानी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है जो आजकल कई पेरेंट्स के मन में होता है। क्या बच्चों को अपनी मर्जी से बिना किसी नियम के खेलने दिया जाए, जिसे गाइडलाइन फ्री प्ले कहती है, या फिर उन्हें किसी स्ट्रक्चर्ड क्लास जैसे ड्राइंग या म्यूजिक क्लास में भेजा जाए? ये आज के दौर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। गाइडलाइन फ्री प्ले को बहुत अहमियत देती है। क्या है ये फ्री प्ले? फ्री प्ले का मतलब है जब बच्चा बिना किसी के निर्देश के अपनी कल्पना से खेलता है। हम सब ने उस बच्चे को देखा है जिसे एक महंगा खिलौना मिलता है और वो उसे छोड़कर उस खिलौने के डिब्बे के साथ 1 घंटा खेलता है। हाँ बिल्कुल, वो डिब्बा कभी कार बन जाता है, कभी घर, तो कभी रॉकेट शिप। वही तो फ्री प्ले है, वो उसकी अपनी कल्पना की उड़ान है। ये बच्चे की रचनात्मकता और आज़ाद सोच के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई पेरेंट्स को ये मुश्किल लगता है। उन्हें डर होता है कि अगर कंट्रोल नहीं किया तो बच्चा कुछ सीखेगा ही नहीं या सिर्फ शरारत करेगा। सही कहा, ये डर तो होता है। इस डर को गाइडलाइन कैसे एड्रेस करती है? क्या फ्री प्ले का मतलब पूरी तरह से खुली छूट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाइडलाइन साफ कहती है कि अगर बच्चा गलत व्यवहार करे, जैसे खिलौने फेंकना या किसी को मारना, तो उसे नजरअंदाज ना करें। अच्छा। आजादी का मतलब अनुशासनहीनता नहीं है। उसे प्यार से लेकिन मजबूती से समझाना होगा कि ये सही नहीं है। तो एक बाउंड्री जरूरी है। मतलब फ्री प्ले और नियम वाले खेल दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। नियम वाले खेल जैसे पजल्स या बोर्ड गेम्स भी उतनी ही जरूरी है। वो एकाग्रता और नियमों का पालन करना सिखाते हैं। बस हमें अपनी उम्मीदों को बच्चे की उम्र के हिसाब से रखना होगा। आप 2 साल के बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 1 घंटे तक बैठ के पजल सॉल्व करेगा। सही बात है। उसका ध्यान कुछ मिनटों में ही भटक जाएगा और ये बिल्कुल सामान्य है। यहाँ एक और बात है, हम बड़े अक्सर सोचते हैं कि खेलना तो बच्चों का काम है, हमारा नहीं। लेकिन गाइडलाइन इस सोच को भी चुनौती देती है। हाँ, और ये बहुत खूबसूरत बात है। गाइडलाइन कहती है कि बच्चों के साथ खेलना उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप उनके साथ खेलते हैं तो आप उनकी दुनिया का हिस्सा बनते हैं। और इसके लिए कुछ बहुत अच्छे सुझाव भी दिए गए हैं। जैसे कि खेलते समय लीड बच्चे को करने दें, उसे तय करने दें कि क्या खेलना है और कैसे। मतलब कंट्रोल अपने हाथ में ना ले। हाँ, हम बड़ों की आदत होती है कंट्रोल करने की। नहीं, इसे ऐसे नहीं वैसे करो। इससे बचना है। उसके स्तर पर उतर कर खेलें, जमीन पर बैठें, उसकी आंखों में देखें। और बार बार सवाल पूछकर उसकी परीक्षा न लें। ये कौन सा रंग है, ये क्या बना रहे हो? सही पकड़ा। सवाल पूछने के बजाय उसके खेल पर टिप्पणी करें। जैसे, अरे वाह, तुमने तो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई है। इससे उसे लगता है कि आप उसके खेल में सच में दिलचस्पी ले रहे हैं, ना कि उसका टेस्ट ले रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें रिश्ते को बहुत मजबूत बनाती हैं। तो हमने खिलौनों और फ्री प्ले की बात की, जो ज्यादातर घर के अंदर होता है, लेकिन बच्चों को बाहर दौड़ने भागने की भी उतनी ही जरूरत है। यहीं पर स्पोर्ट्स की भूमिका आती है। इस बारे में गाइडलाइंस क्या कहती हैं? गाइडलाइन इस पर बहुत जोर देती है। फिजिकल हेल्थ तो है ही, पर स्पोर्ट्स असल में लाइफ स्किल सिखाते हैं। डिसिप्लिन, टीम वर्क और सबसे जरूरी, हार को हैंडल करना। ये जीवन के बहुत जरूरी सबक है। WHO की सिफारिश है कि 1 से 4 साल के बच्चों को रोज 3 घंटे। 3 घंटे? हाँ, और 5 से 17 साल के बच्चों को रोज कम से कम 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। 60 मिनट रोज? आजकल के स्क्रीन टाइम को देखते हुए ये तो बहुत बड़ा टारगेट लगता है। लेकिन स्पोर्ट्स इसे पूरा करने का एक मजेदार तरीका है। सवाल यह आता है कि बच्चे के लिए सही स्पोर्ट कैसे चुने। और यहाँ सबसे बड़ी गलती जो माता पिता करते हैं वो है अपनी पसंद का खेल बच्चे पर थोपना। मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा बनेगा। हाँ, बिल्कुल वही। तो सही तरीका ये है कि सबसे पहले बच्चे की पसंद देखो, उसे अलग अलग स्पोर्ट्स से मिलवाएं, उसे देखने दें, कोशिश करने दें और देखें कि उसे किस में मजा आता है। और फिर प्रैक्टिकल चीजें। हाँ, उसके बाद प्रैक्टिकल चीजें आती हैं। आपके घर से कितनी दूर है, आप कितना खर्च कर सकते हैं और कोच कैसा है। बच्चे पर दबाव नहीं बनाना है। एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे रोक रही है। हम हमेशा सुनते हैं कि स्पोर्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन गाइडलाइन कह रही है कि इसके नुकसान भी हैं, खासकर जब कोई बच्चा इसे प्रोफेशनल लेवल पे खेलता है। ये तो उल्टा लग रहा है। क्या मतलब है इसका? ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है उन पेरेंट्स के लिए जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं। गाइडलाइन कहती है कि अगर खेल को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता बरती जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे? पहला है आराम।
हफ्ते में 16 घंटे से ज्यादा ट्रेनिंग की सलाह नहीं दी जाती। शरीर को उभरने का समय देना जरूरी है, वरना चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। और क्या बच्चे को सिर्फ एक ही खेल पर फोकस करना चाहिए? आजकल अर्ली स्पेशलाइजेशन का बहुत चलन है। ये एक और आम गलती है। गाइडलाइन इसके खिलाफ सलाह देती है। एक ही खेल पर बहुत ज्यादा ध्यान देने से वो एक ही तरह की चोटों का खतरा बढ़ता है और बच्चा मानसिक रूप से भी थक सकता है। अच्छा। उसकी रुचि खत्म हो सकती है। बेहतर है कि वो अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स खेले, जिससे उसके शरीर का समग्र विकास हो। और सुरक्षा के बारे में क्या, खासकर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में? बॉक्सिंग या कबड्डी जैसे खेलों में चोट लगने का खतरा हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए हेलमेट, नी गार्ड जैसे सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा खेल के दौरान शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये परफॉर्मेंस और सेहत दोनों के लिए खतरनाक है। और सबसे जरूरी है मानसिक दबाव। ये पक्का करें कि बच्चे पर जीतने या अच्छा प्रदर्शन करने का किसी भी तरह का दबाव न हो। खेल का मजा खत्म नहीं होना चाहिए। अब स्पोर्ट्स से ही जुड़ा एक और मॉडर्न ट्रेंड है जिम। आजकल के किशोरों में जिम जाने और बॉडी बनाने का बहुत क्रेज है। इस बारे में गाइडलाइन क्या कहती है? जिम जाने की कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं है, लेकिन गाइडलाइन 3 बातों पर विचार करने को कहती है। पहली, 20 साल की उम्र तक शरीर का विकास हो रहा होता है। ऐसे में बहुत ज्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग ग्रोथ प्लेट्स पर असर डाल सकती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। और ये भी एक सवाल है कि क्या उस उम्र में बच्चों में उतनी मैच्योरिटी और फोकस होता है जो जिम के लिए चाहिए? बिल्कुल, ये दूसरी बात है। जिम में एक्सरसाइज करते समय एकाग्रता की जरूरत होती है। ध्यान भटकने से या गलत पोस्चर से गंभीर चोट लग सकती है। और तीसरी बात, इसी वजह से जिम में हमेशा किसी क्वालिफाइड ट्रेनर या बड़े की निगरानी बहुत जरूरी है, खासकर जब वजन उठाया जा रहा हो। और पेरेंट्स के लिए ये जानना भी जरूरी है कि बच्चा जिम क्यों जाना चाहता है। कहीं दोस्तों का दबाव तो नहीं, या सोशल मीडिया पर देखी हुई सुपर हीरो बॉडी बनाने की धुन, कहीं किसी गहरी चिंता या बॉडी इमेज से जुड़ी समस्या का संकेत तो नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चे के मोटिवेशन को समझना जरूरी है। और इसी से जुड़ा है प्रोटीन पाउडर का सवाल। हाँ, ये भी बहुत चल रहा है। गाइडलाइन इस पर बहुत साफ है। प्रोटीन सप्लीमेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तभी काम करते हैं जब उनके साथ सही और पर्याप्त कसरत की जाए। बिना एक्सरसाइज के ये सिर्फ महंगी कैलोरी हैं। तो फिर प्रोटीन की जरूरत कैसे पूरी हो? सबसे अच्छा स्रोत हमेशा असली भोजन है। अंडे, मछली, चिकन, पनीर, दालें, सोया। इनसे शरीर को सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट वाला प्रोटीन पाचन तंत्र और किडनी पर बुरा असर डाल सकता है। आखिर में उन बच्चों की बात करते हैं जिन्हें कुछ खास जरूरतें हैं, जैसे ऑटिज्म, ADHD या कोई शारीरिक अक्षमता। उनके लिए खेल को कैसे ढाला जा सकता है? उनके लिए भी खेल उतना ही जरूरी है, बल्कि शायद ज्यादा। गाइडलाइन का सार यह है कि हमें खेल को बच्चे के हिसाब से बदलना है, ना कि बच्चे को खेल के हिसाब से। शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए बदले हुए उपकरण इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे हैंड साइकिल या व्हीलचेयर बास्केटबॉल। और जिन बच्चों को विकासात्मक चुनौतियां हैं, जैसे ऑटिज्म, उनके लिए हो सकता है वो पारंपरिक खिलौनों या खेलों में रुचि ना लें। हमें उनकी दुनिया में जाना होगा। हो सकता है शुरुआत सूखी रेत, चावल, पानी या आटे जैसी सेंसरी चीजों से करनी पड़े, जो उनकी इंद्रियों को शांत करें। अच्छा। उनकी पसंद नापसंद का सम्मान करना और उन पर कोई भी गतिविधि थोपना नहीं, यही सबसे जरूरी है। लक्ष्य ये है कि वो खेल को एक सकारात्मक और मजेदार अनुभव के रूप में देखें, न कि एक और टास्क के रूप में। कुल मिलाकर इन गाइडलाइंस का सार कुछ क्या करें और क्या ना करें में छिपा है। अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो क्या करें में है, बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे अपनी मर्जी से लीड लेने दें, अलग अलग स्पोर्ट्स से परिचित कराएं और सबसे जरूरी, उसके साथ खुद खेलें। और क्या ना करें में है, उसे घंटों तक स्क्रीन के सामने अकेला ना छोड़ें, उसे खास तरीके से खेलने के लिए मजबूर ना करें और उस पर जीतने के लिए या बेस्ट बनने के लिए दबाव ना डालें। तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के इन दिशा निर्देशों से ये साफ है कि खेल सिर्फ वक्त बताने का तरीका नहीं है। ये बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की नींव है। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि हर बच्चा अलग है। उसका अपना पेस है, अपनी पसंद है। खिलौना हो, खेल हो या स्पोर्ट, फैसला बच्चे की रुचि और विकास के स्तर को देखकर लेना चाहिए, ना कि समाज के दबाव या किसी और की देखा-देखी में। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की डिजिटल दुनिया में
जहां बच्चों का ज्यादातर समय स्क्रीन पर बीत रहा है और खेल का मतलब अक्सर वीडियो गेम हो गया है। हम असली खेल की परिभाषा को नए सिरे से कैसे समझें और उसे बच्चों के जीवन का एक मजेदार और जरूरी हिस्सा बनाए रखें।